खबर यह है कि जिस तरह से लगातार डॉलर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और रुपया गिरता चला जा रहा है, उसके बाद चिंता ये हो रही है कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी, क्योंकि शेयर मार्केट ने भी 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है गिरने में। इसके किस तरह के बुरे असर होने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता इसी को लेकर बनी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझेंगे। सर, ये बहुत बड़ी चिंता है, ये कितना बुरा असर लोगों पर करेगी और लोग कितना इसको समझ पा रहे हैं या नहीं? धन्यवाद विनीता। ये बात बहुत आपने ठीक कही कि इस समय जो स्थिति है देश की, वित्तीय स्थिति, उसको बहुत संतोषजनक तो हम नहीं कह सकते। और संतोषजनक की क्या बात कहें कि हम, ये तो बहुत गंभीर स्थितियों से ये देश गुजर रहा है। और आपको याद होगा अभी हाल में ही एक नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, और नीति आयोग ने अपनी उस रिपोर्ट में खुद स्वीकार किया है। नीति आयोग जो 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद योजना आयोग को समाप्त करके, खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। तो नीति आयोग ने अपनी 18 राज्यों की जो रिपोर्ट दी है, वो ये इतनी गंभीर है कि आप चौंक जाएंगी। उन्होंने कहा है कि 3-4 वर्षों में 2021 में इन 18 राज्यों की जो थी स्थिति, वो 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उन पे था, इन 18 राज्यों पे। लेकिन लेकिन आज ये जो 3 साल में ये कर्ज बढ़ के करीब करीब 9,20,000 करोड़ हो गया है। तो इसका अर्थ आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आंतरिक वित्तीय सेहत कितनी खराब है। आप जो संदर्भ दे रही थी, मैं राष्ट्रीय संदर्भ में भी आपको बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ और तब से लेके लगातार 2014 तक यानी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आने तक, इसमें 5 वर्ष जो इससे पहले के जो थे 5 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी के थे, की सरकार हुकूमत के थे। 96 से लेकर 99 तक मिलीजुली सरकारें आती रही, यानी देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, इंदर कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने। इससे पहले 89 से 91 तक वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। और इससे पहले 77 से 80 तक मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। यानी इन प्रतिपक्षी नेताओं के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी जो इन लोगों ने योजनाएं चलाई थी, इस देश पर 2014 में करीब करीब 55 लाख करोड़ का कर्ज था। और ये जो कर्ज है, ये अब यानी हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो 2014 से लेके 2025 तक आपको अंदाजा है कितना हो गया है? ये कर्ज हो गया है 230 लाख करोड़। यानी केवल 10 वर्षों में आप इसमें से 55 लाख करोड़ घटा दीजिए तो कितना निकलता है? 130 लाख वो और 45 लाख वो, यानी 175 लाख करोड़ का कर्ज केवल 10 वर्षों में लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश किस हालत में चल रहा है। और ये तब है जबकि हमें लगातार 3 वर्षों से रशिया से बहुत ही रियायती दरों पर डीजल, पेट्रोल, कच्चा ईंधन मिल रहा है, कच्चा तेल मिल रहा है, और हम उस तेल को यूरोपीय देशों को बेच करके उतना मुनाफा कमा रहे हैं जितना इतिहास में हमने कभी नहीं कमाया। तो हम ये मुनाफा कमा रहे हैं। हम महंगाई अगर आप देखें तो 64 या 65 रुपए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तब ये लीटर डीजल या पेट्रोल करीब करीब आसपास की कीमतें थी। आज 100 रुपए से कम ना डीजल है ना पेट्रोल है, लगभग वही है। और उसके बाद भी स्थिति ये है, महंगाई आपकी कोई भी देख लीजिए, आम आदमी के लिए अगर कोई राहत मिली हो तो कहीं कोई राहत की गुंजाइश नहीं है। बेरोजगारी आपकी कम नहीं हुई है, महंगाई घटी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो हम ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? हम कर्ज लगातार लेते आ रहे हैं। तो कर्ज लेके जो घी पीने की स्थिति है, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। केवल छोटे छोटे 2-3 राज्य हैं जिनकी आर्थिक सेहत ठीक है। उनमें से एक तो ओडिशा है, दूसरा केरल है, छत्तीसगढ़ है, और तीसरा गोवा है, चौथा झारखंड है जिसने अपने उसमें इंप्रूव किया है। लेकिन बड़े राज्य बहुत सारे शामिल हैं जहां डबल इंजन की सरकार है, उनकी हालत तो इतनी खराब है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं विनीता जी, कि मध्य प्रदेश की सरकार को हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज औसतन लेना पड़ रहा है। यानी कर्मचारियों का वेतन बांटने के लिए नहीं है, लेकिन साल में 20,000 करोड़ वो लाडली बहनों को फ्री में देती है, बांट रही है। इसीलिए मुफ्त में बांटते बांटते इनको चिंता हुई कि कब तक बांट पाएंगे, क्योंकि यही चर्चा सर कई साल से कर रहे हैं, आपके साथ भी बात हुई कि कब तक बांटेंगे, एक दिन तो खजाना खाली हो जाएगा और कर्जे में इतने दब जाएंगे कि कुछ कर नहीं पाएंगे। और आज वो परिस्थिति आ गई, 28 साल का रिकॉर्ड शेयर मार्केट की गिरावट का टूट गया। इस तरह की परिस्थितियां सामने है। अब आगे क्या होगा सर? ये कितनी खौफनाक परिस्थिति, क्योंकि आर्थिक भूकंप है, लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। ये आर्थिक भूकंप है बहुत बड़े स्तर का। देखिए, आपने ठीक कहा, हर चीज की एक सीमा होती है विनीता।
एक सीमा कभी ना कभी तो आएगी, क्योंकि जो आप कर्ज लेते हैं उस कर्ज के पैमाने होते हैं, राष्ट्रीय पैमाने होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने होते हैं, और इन पैमानों के आधार पर आपको आपके कर्ज की पात्रता निर्धारित होती है। ये सीमा कभी तो आएगी जब कोई एजेंसी ऐसा कहेगी कि श्रीमान भारत जी, अब हम आपको कर्ज नहीं दे सकते, श्रीमान प्रदेश जी, हम आपको अब लोन नहीं दे सकते। तो अगर ये सीमा आ गई तो उसके बाद ये कैसे गुजारा करेंगे, मेरे लिए तो ये समझना मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बता चुका, देखिए दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। अगर इस देश में पहले कभी स्थिति ऐसी ना आई हो तब तो समझ में आती है, लेकिन आप तो इतिहास से भी, अतीत से भी सबक नहीं ले रहे हैं। आपको याद है 1989 में जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, 1989 में, 90 में, तो जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले तो वीपी सिंह थे, तो तब भारत की हालत ऐसी हो गई थी कि हम दिवालिया होने के कगार पर थे। ये देखिए, गैर कांग्रेसी सरकार, हुकूमतें जब होती हैं तब वो पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। तो और चंद्रशेखर जी के जमाने में इतनी खराब हालत आ गई कि 47 टन सोना हमको विदेश में जाके गिरवी रखना पड़ा था, और इंग्लैंड और जापान के बैंकों ने तो कह दिया था कि अगर आप अपने देश में सोना रखेंगे तो हम आपको कर्ज नहीं देंगे, अगर आप बाहर विदेश में रखेंगे। तब ये स्पेशल प्लेन ये लेके गया था, और तब $400 मिलियन का कर्ज हमको मिला था। और देखिए कि जब डॉक्टर नरसिंह राव आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो नीतियां थी कि न केवल जो गिरवी रखा था सोना वो वापस आया, और उसके अलावा देश इस मजबूत हालत में उन्होंने पहुंचाया कि जब 2014 की स्थिति, आर्थिक सेहत, अब चूंकि लंबा समय लगेगा, मैं आंकड़ों में अगर जाऊंगा तो हमारे दर्शक हो सकता है बोर हो जाएं। मनमोहन सिंह ने ये कहा भी था, इनकी पॉलिसीज को लेकर के बोला था कि सही नहीं जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा होंगी। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी बात सही साबित हो रही है। मैंने कहा ना कि अब दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला, जो मुल्क के खजाने की चाबी को कंट्रोल कर सके, जो मुल्क के खजाने पर नजर रख सके, इतना कम हो रहा है तो हमें इतनी कमाई कहां से करनी है, इतना ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार उनको रखा गया, और वो अपनी एक नाकाम वित्त मंत्री साबित हुई हैं। भारत के इतिहास में इतनी असफल वित्त मंत्री कोई दूसरी नहीं हुई, या दूसरा नहीं हुआ। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे नहीं था, नरसिंह राव के टाइम पे नहीं था, राजीव गांधी के टाइम पे नहीं था, इंदिरा गांधी के टाइम पे नहीं था, नेहरू जी के टाइम पे तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वो खुद भी वित्तीय मामलों के बहुत गहरे जानकार थे, और इसलिए वो पकड़ रखते थे कि खर्चा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। आपको याद है उन्होंने तो विदेश से आयात तक पर इतना सख्त प्रतिबंध लगाया था, और बड़े कारखानों पे आज हर राज्य में, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आज आयात ही है सर, और क्या बच रहा है जी, क्या आज तो परिस्थितियां ऐसी है कि हम अपनी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं, और सब कुछ बाहर से आ रहा है। ये मेक इन इंडिया वाली बात हुई थी, वो तमाम तरह की चीजें फेल सी हो गई हैं। क्यों? अभी देखिए, वो एक उदाहरण आपको बताऊं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में गए थे, और बड़ी बड़ी गाल बजाए गए, घोषणाएं की गई कि कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स करेंगे जो वहां आए थे, राइट। हमने मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर 1 लाख करोड़ का पूंजी निवेश करके, और वो 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इस बात पर फोकस ज्यादा था कि 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा या 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये इस बात को छिपाया गया कि कोई 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो 10 लाख या 20 लाख करोड़ कमाएगा भी। तो 1 लाख करोड़ की तो वो जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, तो वो 20 लाख करोड़ अगर कमाता है तो 1 लाख लोगों को रोजगार देने का मतलब क्या है? महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज क्या कहता था विनीता? वो यही कहता था। सर मैं इसमें थोड़ा सा एक बार एड ऑन, और थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, और उसमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, और बाद में सच्चाई पता लगती है कि लोगों को पकड़ के किसी तरह से बस इन्वेस्टमेंट के एमओयूज बनवा लिए गए, जो कि बिल्कुल बोगस थे, कोई तथ्य नहीं था। इतना बड़ा स्कैम है वो अपने आप में, लेकिन ये सच्चाई भी बाहर खुल कर नहीं आ पाती है, और इन्वेस्टमेंट के सिर्फ नंबर्स बढ़ जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कहीं दिख नहीं रही है, जिसका जिक्र कई बार विपक्ष ने किया भी है। बड़ा सवाल ये कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, ये तस्वीर कब तक टिकेगी सर? यही तो सवाल है कि सरकार की नीतियों को जो निर्धारित करते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज को जो कंट्रोल करते हैं, उनकी समझ कैसी है? आप ये समझते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा के आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं या देश की वित्तीय हालत सुधार सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जो आपको कह रहा हूं कि अगर 1 लाख करोड़ खर्च करके सेठ ने, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी हो, या टाटा हो, या कोई भी हो, वो 20 लाख करोड़ कमाएगा, लेकिन आपके 1 लाख लोगों को रोजगार दे देगा। आप मान लीजिए 140 करोड़ के मुल्क में 1 लाख लोगों को रोजगार देना कोई बड़ी बात है? कुछ भी नहीं है।
लेकिन गांधी जी का जो ग्राम स्वराज कहता था, जिससे हम हट गए हैं दुर्भाग्य से, और जिस पर हमने 80-90 तक थोड़ा थोड़ा अमल किया, या हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, वो ये कहता था कि 1 लाख करोड़ में आप कम से कम 10,000 कस्बों या शहरों की तस्वीर बदल सकते हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, सिर्फ 1 लाख करोड़ में। ये है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दस्तावेज कह रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अच्छी बात याद आई मुझे, संदर्भ के तौर पर बता दूं कि हम सब लोग डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को ये मानते हैं कि वो जो है बड़े कानून के जानकार थे। हम यही जानते हैं ना, संसार, सारा विश्व जानता है कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जितने अच्छे कानून के जानकार थे, उससे कई गुना बेहतर वो अर्थशास्त्री थे। नेहरू जी उनको दोबारा क्यों लाए थे? जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में, तो वो एक दूध वाले से चुनाव हार गए थे और जवाहरलाल नेहरू ने उनको वापस संसद में लाए क्योंकि उनको जरूरत थी। 102 साल पहले उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। उन्होंने 1917 में अर्थशास्त्र में अमेरिका के कोलंबिया से पीएचडी की थी। और मैं आपको बताऊं, 1900 करीब 110 साल पहले, मान लीजिए मोटा मोटा जितना मैं कह रहा हूं, उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स पर 29 परीक्षाएं पास की थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस समय। और उन्होंने उनकी जो किताब थी अर्थशास्त्र में, पीएचडी करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी उस समय अंग्रेजों को। उन्होंने कहा था कि आप जो भारत तो पर अम्बेडकर करना सही है, अगर उनको समझ में उनकी बातों मैं अम्बेडकर की, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम और आप तो कानून के जानकार और दलितों के मसीहा के रूप में उनको जानते हैं, लेकिन दरअसल उनका वो रूप है ही नहीं। उनका रूप तो वो अर्थशास्त्र, वो एक वित्तीय मामलों की गहरी समझ रखने वाले जानकार थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बहुत बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आप भारत के रिसोर्सेज को चूस रहे हैं और जो आप भारत को दे रहे हैं तो इसमें आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने रुपए की ब्रिटिश इंडिया में प्रांतों में रुपए की जो स्थिति थी उस पर एक लंबा चिट्ठी लिखी थी और लंदन में उसका ऑनर करते थे। आज भी अनेक देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस वित्तीय जानकारी को, उस वित्तीय ज्ञान को याद करते हैं और अपने देश के वित्तीय संकटों से उबरते हैं। और हम हैं कि हमें यही नहीं पता है कि हमारे पास सब कुछ रखा है, चाबी हमारे पास है, ताला हमारे पास है। बात से तकलीफ होती है कोई अगर उनका जिक्र बार बार कर रहा है। असल बात तो यह है कि उनको बार बार पढ़ने की जरूरत है, जैसा कि जिक्र आज आपने किया सर। शायद इसी से ये पता लग जाए कि आने वाले समय में जो आर्थिक परिस्थितियां शुरुआत हो चुकी है जिसकी, और जो डूबने वाली है, उसमें कहीं तो कुछ नाव डूबने से बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सच एन